तारीख 10 जून 2021। सिनेमा जगत को बड़ी क्षति पहुंचती है। खबर आती है कि जाने माने डायरेक्टर बुद्धदेव दासगुप्ता नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स से जुड़े दिग्गज लोग हरकत में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें याद करते हुए लिखते हैं, श्री बुद्धदेव दासगुप्ता के निधन का समाचार जानकर बेहद दुख हुआ। उनके काम की विविधता में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ था। वो एक विख्यात कवि और विचारक थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें याद करते हुए लिखा, अपने काम के जरिए उन्होंने सिनेमा की भाषा में गीतात्मकता भरी। उनका निधन सिनेमा जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनके परिवार, सहकर्मियों और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उनकी फिल्म काल पुरुष में काम कर चुके एक्टर राहुल बोस ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, काल पुरुष पर काम करना एक चैलेंज के समान था। वो एक नाजुक और गहरी फिल्म थी। मुझे बुद्धदा का डायरेक्शन स्टाइल समझने में समय लगा, लेकिन जब एक बार समझ आ गया तो सब बड़ी आसानी से बहने लगा। वे संवेदनशील, भावुक और शरारती किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाले इंसान थे। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं उनके लिए एक क्लीशे इस्तेमाल किया जाता है कि उन्हें मिस किया जाएगा, लेकिन जो लोग वाकई सिनेमा से प्यार करते हैं वो जान जाएंगे कि ये शब्द आज से ज्यादा कभी सच्चे नहीं लगे। फिल्म मेकर और एक्ट्रेस नंदिता दास ने महान आर्टिस्ट को याद करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, बुद्धदेव दासगुप्ता ने 2 बार मुझे अपनी फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं काम नहीं कर पाई। मेरा ही नुकसान हुआ। उनकी फिल्मों की तरह उनका सौहार्द भी मेरे साथ हमेशा रहेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी फिल्म अनवर का अजब किस्सा के डायरेक्टर को याद करते हुए लिखा, एक सच्चे साहसी डायरेक्टर जो अपने सभी किरदारों को बराबर प्रोत्साहन देते थे, जो अपने एक्टर्स के जरिए अपने किरदारों की आंतरिक दशा को बाहर लाते थे। एक महामानव। सौभाग्यशाली रहा कि उनके साथ काम करने को मिला। आप मिस किए जाएंगे बुद्धदेव दासगुप्ता का। बुद्धदा नहीं रहे। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिर 10 जून को उनके देहांत की खबर आई। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ सोनाली। मैटनी शो में आज आप देख रहे हैं भारत टॉकी, जहां हम याद करेंगे बुद्धदा को, बंगाली और वर्ल्ड सिनेमा के अनूठे कलाकार को। सच है कि उनके जाने से सिनेमा जगत को बड़ी हानि हुई है। बुद्धदा ऐसे डायरेक्टर थे जो सिनेमा को व्यापार नहीं कला समझते थे, ऐसा माध्यम समझते थे जिसके जरिए वो अपनी कहानियां सुना सके। ऐसे डायरेक्टर जिनके किरदार इस व्यवहारिक जगत में मिसफिट कहलाए जाएंगे। आज का ये एपिसोड उसी कला के धनी को समर्पित है। इस एपिसोड को लिखा है हमारे साथी यमन ने। पुरुलिया पश्चिम बंगाल का जिला। उसी जिले में एक छोटा सा कस्बा है, अनारा नाम का। 11 फरवरी 1944 को उसी कस्बे में बुद्धदेव दासगुप्ता का जन्म हुआ। 9 भाई बहनों में बुद्धदा तीसरे नंबर पर थे। पिता तारानाथ भारतीय रेलवे में डॉक्टर की पोस्ट पर कार्यरत थे। पिता का काम ऐसा था कि पूरे परिवार को हर कुछ महीनों में एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रैवल करना पड़ता था। यही वजह है कि बंगाल में जन्मे बुद्धदा का अधिकांश बचपन बंगाल से दूर बीता, बड़े शहरों की व्यस्तता से दूर रहे। बुद्धदा का बचपन से ही कला की तरफ रुझान रहा। हर चीज को वो चित्रों के माध्यम से समझने और देखने की कोशिश करते। उनके ऐसे नजरिए के लिए जिम्मेदार थी उनकी माँ। उनकी माँ अपने बच्चों को पियानो पर संगीत सुनाती, महाभारत, रामायण आदि की कहानियां सुनाती और अपने बच्चों से अपनी आंखें बंद करने को कहती। बुद्धदेव भी आंखें मीच कर सब सुनते और जो भी सुनते उसका अपने दिमाग में चित्र बनाने लगते। बुद्धदा के सिनेमा को स्टडी करने वाले उनकी फिल्मों के चित्रों के कायल हैं। मानते हैं कि चाहे उनका किरदार कहानी की किसी भी दिशा में बह रहा हो, लेकिन उनकी फिल्मों के चित्र ऐसे जीवित, ऐसे सशक्त हैं जैसे किसी कविता को चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा हो। माना जाता है कि सिर्फ 2 फ्रेम देखकर ही आप बुद्धदा की फिल्मों को पहचान सकते हैं। ऐसी समझ थी उन्हें चित्रों की। वो उनके चित्र ही थे जिन्होंने उनके साथी डायरेक्टर्स से उन्हें अलग लाकर खड़ा किया। बुद्धदा के अपने चित्र सोचने की नींव पड़ी बचपन में। खैर, स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद सोचा कि कला की ओर अपनी रुचि को नई दिशा दी जाए। पिता से आग्रह किया कि मुझे पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। पिता ने साफ मना कर दिया। नतीजन बुद्धदा को अपनी दूसरी रुचि की ओर बढ़ना पड़ा, जो थी अर्थशास्त्र। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला ले लिया और अर्थशास्त्र पढ़ने लगे। कॉलेज में उनके एक प्रोफेसर थे, तरुण सान्याल, जिन्होंने बुद्धदा का परिचय पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक से कराया।
उन्हें संगीत का ये फॉर्म भाने लगा। आगे जाकर इसकी झलक उनकी फिल्मों में भी दिखने लगी। 1967 की नक्सलबाड़ी बगावत का बंगाल के इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक अलग ही महत्व है। इस दौरान बुद्धदा एक स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों को इस बगावत में जुड़ते हुए देखा, लेकिन खुद कभी भी ऐसे किसी हिंसक आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। उन्हें उस बगावत की विचारधारा में कमियां नजर आती थी, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान देना बेहतर समझा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। मास्टर्स की पढ़ाई के लिए बुद्धदा ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ऐसा नहीं था कि बुद्धदा को अर्थशास्त्र पढ़ने में मजा नहीं आ रहा था या उसे पढ़ना उनके लिए कोई मजबूरी थी। उल्टा वे खूब शौक से अर्थशास्त्र पढ़ते थे, लेकिन फिल्में अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन किसी दोस्त के जरिए कलकत्ता फिल्म सोसाइटी के बारे में पता चला, जहां नियमित तौर पर फिल्मों की चर्चा होती, जहां सत्यजीत राय, हरिसाधन दासगुप्ता और बंसी चंद्रगुप्त जैसे डायरेक्टर्स आते हैं और सोसाइटी के मेंबर्स के साथ घंटों अपनी फिल्मों पर चर्चा करते हैं। बुद्धदा जानकर उत्सुक हो गए और झट से सोसाइटी के मेंबर बन गए। इस सोसाइटी से जुड़ने के बाद मानो उनकी दुनिया बदल गई। चार्ली चैपलिन, अकीरा कुरोसावा, इंगमार बर्गमन जैसे वर्ल्ड सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर्स के काम से अवगत होने का मौका मिला। वर्ल्ड सिनेमा ने अच्छे सिनेमा के प्रति उनके प्यार को और गहरा बना दिया। अब फैसला किया खुद की फिल्म बनाने का। शुरुआत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म से। पहली थी 1968 में आई द कॉन्टिनेंट ऑफ लव। आगे चलकर फिशरमैन ऑफ सुंदरबन और माइकिंग ऑफ ड्रम्स जैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। ये कोई महान फिल्में नहीं थी, ऐसा खुद बुद्धदा मानते थे, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी इन फिल्मों के शुक्रगुजार रहे। वो इसलिए क्योंकि बुद्धदा किसी फिल्म स्कूल से ताल्लुक नहीं रखते थे। उन्हीं फिल्मों ने उन्हें फिल्म मेकिंग की टेक्निकल साइड से परिचित कराया। बुद्धदा खुद से ही फिल्में बना रहे थे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने श्याम सुंदर कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वहां बतौर प्रोफेसर अर्थशास्त्र पढ़ाने लगे। इसके बाद अगली नौकरी भी बतौर प्रोफेसर ही बनाए जारी रखी कलकत्ता के सिटी कॉलेज में। लेकिन उस दौरान उन्हें कुछ खटक रहा था। ऐसा नहीं था कि अर्थशास्त्र से मन ऊब गया था। वो खुद मानते थे कि अगर फिल्म मेकर नहीं बनते तो पक्का अर्थशास्त्री बनते। लगने लगा कि अर्थशास्त्र की क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना ना हो। घर पर बात की कि नौकरी छोड़ना चाहते हैं, फुल टाइम फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। माँ ने सपोर्ट किया, लेकिन पिता रूठ गए। काफी मनाने के बाद बेटे को इजाजत दी। बुद्धदा ने नौकरी छोड़ दी और अपनी पहली फीचर फिल्म बनाने का फैसला लिया। ऐसे दौर में जब सत्यजीत राय और ऋत्विक घटक जैसे महान डायरेक्टर्स फिल्में बना रहे थे। वर्ल्ड सिनेमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय सिनेमा का इतिहास दो भागों में बटा हुआ है। सत्यजीत राय से पहले का सिनेमा और उसके बाद का सिनेमा। सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक जैसे डायरेक्टर्स ने भारतीय सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के मैप पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब बुद्धदा ने फिल्में बनाना शुरू किया तो उन्हें एक बात का डर था कि उनका सिनेमा सत्यजीत राय या किसी अन्य महान फिल्म मेकर जैसा ना हो। अपनी आवाज ढूंढना चाहते थे। अपनी आवाज ढूंढी भी 1978 में आई दूरत्वों के जरिए। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फीचर फिल्म लो बजट में बनी और महज 16 दिनों में पूरा शूट निपट गया। फिल्म की टोटल लेंथ थी करीब 20,000 फीट। नक्सल मूवमेंट का बैकड्रॉप लेकर कहानी को रचा गया था। फिल्म केंद्रित थी पति पत्नी के नाजुक रिश्ते पर। पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, वो भी अपनी मर्जी से। ये उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है, बौखला जाता है, उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसकी अंतरात्मा में एक सवाल दबा रह जाता है, क्या एक शादी में ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है? फिल्म की कई स्क्रीनिंग्स हुई। सत्यजीत राय ने फिल्म की जमकर तारीफें की। फिल्म को एक कविता समान बताया गया। उसकी टेक्निकल साइड की प्रशंसा भी खूब हुई। फिल्म की तारीफ करने वालों में राय अकेले नहीं थे। फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म इन बांग्ला का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म की वैल्यू कमर्शियल मार्केट में भले ही कमजोर थी, लेकिन बावजूद इसके बर्लिन, लोकार्नो और शिकागो के फिल्म फेस्टिवल्स इसे स्क्रीन करने के लिए इच्छुक थे। विदेशों में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई भी, वहां भी बुद्धदा के काम के हिस्से तारीफें ही आई। बुद्धदेव दासगुप्ता अपनी फिल्मों के जरिए अपनी कहानियां बताना चाहते थे।
इसलिए वो अपनी क्रिएटिविटी और विजन के साथ किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देते थे। कोई प्रोड्यूसर दखल देने की कोशिश करता तो फिल्म सेट छोड़कर चले जाते। बेचारे प्रोड्यूसर्स ने सेट पर आना ही बंद कर दिया था। अगर आते भी थे तो कोसों दूर बैठते। बुद्धदा के लिए उनके विजन से बढ़कर कुछ नहीं था। इसीलिए उनकी फिल्मोग्राफी में आपको कम ही फिल्में नजर आएंगी। जब जरूरत महसूस हुई तभी फिल्म बनाई। उनकी फिल्मों में से 5 ने बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी जीता। वहीं 2 की वजह से उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। वो इकलौते भारतीय फिल्म मेकर हैं जिनकी 5 फिल्में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मास्टर्स सेक्शन में स्क्रीन की जा चुकी हैं। उनकी फिल्म उत्तरा की बदौलत उन्हें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अवार्ड्स के मामले में उनकी उपलब्धियां इतनी थी कि ये एपिसोड छोटा पड़ जाएगा, इसलिए उनकी फिल्मोग्राफी में से हमने उनकी 5 फिल्में चुनी। 5 फिल्में जो आपके लिए और सिनेमा जगत के लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले 1989 की बाग बहादुर। बुद्धदेव दासगुप्ता के बचपन का एक किस्सा खड़गपुर में बीता, जहां बंगालियों की तुलना में आंध्र प्रदेश के तेलंगी समाज के लोग ज्यादा थे। बुद्धदा के बचपन में तेलंगी लोक कलाकार अपने शरीर को चीते की तरह रंग लेते थे, फिर गाते नाचते। बुद्धदा को अपनी फिल्म बाग बहादुर का आइडिया अपने बचपन की इसी मेमोरी से आया था। बस उन्हें अपनी फिल्म का नायक चाहिए था। तभी नजर पड़ी एक फिल्म मैगजीन पर जिसके कवर पर थे पवन मल्होत्रा। कुछ समय पहले ही उन्होंने सलीम लंगड़े परमत्रो से डेब्यू किया था। पवन मल्होत्रा ने स्क्रॉल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि बुद्धदा को उनकी आंखें पसंद आई थी। कहानी थी एक मजदूर की जो हर साल अपने गांव लौटता है एक बाघ बनने के लिए। बाघ की कॉस्ट्यूम पहनकर दर्शकों के लिए परफॉर्म करता। हर साल ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन वक्त बदल रहा है। लोगों के मनोरंजन के माध्यम बदलने लगते हैं। अब गांव में सर्कस आता है जिसके साथ आता है एक असली चीता। सवाल ये है कि क्या असली चीते के सामने लोगों को नकली बाघ की जरूरत है, और क्या इस बाघ बने इंसान का अपना भी कोई अस्तित्व है। फिल्म को बेस्ट फिल्म के नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। दूसरी फिल्म है गृह युद्ध। 1982 में आई फिल्म। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अनुबंध के तहत फिल्म प्रोड्यूस की थी। बंगाल का नक्सल मूवमेंट इस फिल्म का बैकड्रॉप था, जिसे दिखाया एक नायिका के नजरिए से। निरुपमा का भाई इस मूवमेंट में मारा जाता है। बावजूद इसके निरुपमा के किरदार को किसी भाग्य की मारी की तरह पेश नहीं किया गया, बल्कि वो ऐसे माहौल में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। फिल्म में निरुपमा का किरदार निभाया ममता शंकर ने, जो सत्यजीत राय की आगंतुक और मृणाल सेन की मृग्या जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। गृहयुद्ध ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल के 39वें एडिशन में भी कम्पीट किया था। तीसरी फिल्म चराचर। 1993 की फिल्म बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता। साथ ही गोल्डन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर, जो उस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसके लिए भी कम्पीट किया। कहानी है लाखा की। एक चिड़िया पकड़ने वाला, उसकी पुश्तें यही काम करती आ रही हैं। चिड़िया पकड़ते हैं और बाजार में बेच आते हैं, लेकिन लाखा चिड़िया पकड़ने के इस धंधे पर सवालिया निशान उठाता है। उसकी पत्नी सरी को भी उससे शिकायत है कि उसकी जिंदगी सिर्फ चिड़ियाओं के इर्द गिर्द भी घूमती है। उनके सिवा उसे किसी और चीज से मोह नहीं। धीरे धीरे लाखा और उसके भाई भूषण शहर के एक डीलर को चिड़िया बेचने लगते हैं। इनके काम से खुश होकर ये डीलर उन्हें खाने पर बुलाता है। तभी वहां एक अनहोनी घटती है। फिल्म में लाखा का किरदार निभाया था रजीत कपूर ने, जिन्हें आप बसु चैटर्जी के शो ब्योमकेश बख्शी से भी पहचानते हैं। चौथी फिल्म है काल पुरुष। 2005 में आई। ये दूसरा मौका था जब मिथुन चक्रवर्ती ने बुद्धदा के साथ काम किया। इससे पहले दोनों ने 1992 में आई तुहादेर कोथा में काम किया था। फिल्म की कहानी एक पिता और बेटे के रिश्ते पर फोकस करती है। किसी गलतफहमी की वजह से पिता सालों पहले घर छोड़कर चला जाता है। इधर बेटे की जिंदगी भी उथल पुथल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। वो अपने रिश्ते से भागकर अपने पिता की खोज में निकल पड़ता है। फिल्म में बेटे का किरदार निभाया राहुल बोस ने, वहीं पिता बने हैं मिथुन। राहुल वाला किरदार भले ही फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर है, फिर भी आपको मिथुन के किरदार से सहानुभूति होगी, उसका दर्द देखकर, उसका पश्चाताप देखकर। फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की गई थी। वहीं इंडिया में इसने बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। पांचवी फिल्म सन 2000 में आई उत्तरा। निमाई और बलराम दोनों दोस्त, साथ ही शौकिया पहलवान भी। दोनों की दोस्ती बदल जाती है जब बलराम की शादी हो जाती है उत्तरा से।
जब दोनों पहलवानों में होड़ मच जाती है उत्तरा को जीतने की। सिर्फ इतना सुनकर इसे लव ट्रायंगल कहना सरासर गलत होगा। फिल्म प्यार की बात नहीं करती, बल्कि बात करती है कट्टरवाद की। ये बात करती है विषैले पुरुषार्थ की। सवाल करती है कि विषैले पुरुषार्थ कैसे खोखले समाज की रचना कर रहा है। फिल्म ये सब बातें कहती है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से। फिल्म की बदौलत बुद्धदेव दासगुप्ता ने बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। वहीं वेनिस फिल्म फेस्टिवल के अलावा इसे टोरंटो और लॉस एंजलिस के फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया था। इनके अलावा भी बुद्धदा की अनेकों फिल्में हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। लिस्ट एंडलेस है। बुद्धदा को हमारी ओर से ट्रिब्यूट। वो सदा याद रहेंगे, उनका काम सदा हमारे बीच रहेगा। भारत टॉकीज में आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैटनी शो के अगले एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।